सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल सुप्रीम कोर्ट से एक अहम फैसला जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी अपीलें मंजूर कर ली। मखसूस नशिस्तें वापस हुकूमती इत्तेहाद को दे दी गई। हुकूमत की तरफ से इस फैसले को वेलकम किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। कितना अहम है ये फैसला, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, पीटीआई ने कहाँ लैग किया और अब इनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और कल ही खैबर पख्तूनख्वा में एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, 18 मासूम जानें दरिया में बह गई। क्यों इस तरह के वाक़यात बार बार हो रहे हैं, क्यों रेस्क्यू का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। फवाद, बहुत शुक्रिया। कल खैबर पख्तूनख्वा में एक इंसानियत सोज ट्रेजेडी हुई। 18 लोग दरिया में डूब गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेगलिजेंस तो है ही, लेकिन एक सूबा जहां गुज़िश्ता 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो ख़ुद टूरिज़म को प्रमोट करने की बातें करते रहे, वहाँ ऐसे वाक़यात कोई गुंजाइश रहती है। और इस वाक़े से सिर्फ एक दिन पहले जब सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पूछा गया। जी फवाद चौधरी साहब, एक सूबे के वज़ीर आला को इतना गैर संजीदा रवैया ज़ेब देता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिस्टम तो काम कर ही नहीं रहा। पता नहीं उनको किसने बताया कि सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा होता, जो पीडीएमए का सिस्टम है, जो एनडीएमए का सिस्टम है, तो फिर वो नज़र आ रहा होता। वो तो नज़र नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कि हुकूमत का जो ओवरऑल कारकर्दगी है उससे मुतमईन भी कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल, उसमें लोगों ने जो वोट दिया था वो इमरान खान को बाहर लाने के लिए दिया था, वो भी वो पूरा नहीं कर सके। तो जो हालात हैं वो तो सामने ही हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये हादसा हुआ है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सच्ची बात यह है कि चारों ही सूबों में जो सर्विसेज हैं वो इस वक्त आइन के तहत सूबों का जो है वो ये मैंडेट है। लेकिन इस वक्त सच्ची बात यह है कि चारों सूबों में ही हालात बहुत बुरे हैं। और आप बस यही है कि जितना पैसा ये ज़ाया कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये IMF जो है वो सिर्फ नए टैक्स लगाने के ऊपर जो उनका फोकस है वो हटे और जो टैक्स का पैसा ज़ाया हो रहा है उस तरफ आए। अब आप देखिए ना, इनका अरबा रुपया बजट है, लेकिन उनके पास जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है वो है ही नहीं। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी, यहाँ पे भी बहुत बड़ा इदारा बना हुआ है अब फिर इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का, लेकिन उनकी भी कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती, कोई कुछ नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान में सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट की बहुत बुरी हैं और दिस इज जस्ट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ दैट। बिल्कुल। और फवाद, इससे पहले भी हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पे कब्जे की बातें करते हैं, असलहे से कैपिटल पे चढ़ाई की बातें करते रहे हैं। एहतजाज में सरकारी मशीनरी, रेस्क्यू की गाड़ियाँ, क्रेन्स का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इस वाक़यात से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी स्मूथ होने चाहिए। ये सारी मशीनरी किसी अच्छे कॉज के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि पहला वाक़या नहीं, आज से 3 साल पहले अगस्त 2022 में कोहिस्तान में 5 दोस्त दरिया में फंसे। 5 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, कोई रियासती मशीनरी नहीं पहुँची और वो दरिया में डूब गए। ठीक 1 साल के बाद अगस्त 2023 में बडग्राम में एक चेयर लिफ्ट का हादसा हुआ। छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे इसमें फंस गए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और उन्हें रेस्क्यू किया। यहाँ भी इंतज़ामिया बेबस दिखाई दी। अब आपको लगता है कि सूबाई हुकूमत को कुछ मैयज़ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है अब? देखिए जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये तो चले आपने केपी हुकूमत के ऊपर जो है वो किया है और बिल्कुल उनकी बहुत राय दी है, लेकिन देखिए सूबों में किसी में भी डिजास्टर मैनेजमेंट है ही नहीं। अगर आप डिजास्टर के वाकयात पंजाब में शुरू करें, जहाँ पे आपको याद होगा कि ऑक्सीजन जो गैस सिलेंडर्स थे वो लीक हो गया था, छोटे बच्चे जो हैं उसमें अस्पताल के अंदर जो है वो वहाँ पे जो है वो बेचारे जो है उनका इंतकाल हो गया। सिंध के अंदर डिजास्टर, हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई ना जो है वो तैयारी है, ना ही और पैसा भी इतना खर्च होता है। ये भी नहीं कि पैसा नहीं खर्च होता, इतना पैसा खर्च होता है। एंड मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको रीडू करने की ज़रूरत है। पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हैं उसका जो
फोकस होना चाहिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर तो सर्विसेज का इतना इशू नहीं है, सर्विसेज आर प्राइमरीली। लेकिन फवाद, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी बड़ी तनकीद हो रही है, टीवी के ऊपर भी है कि अलीमा खान और उनकी फैमिली को तो रेस्क्यू किया गया था 1-1.5 साल पहले, उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भी भिजवाया। तो जो एलीट है उसके लिए तो हमारे मुल्क में रिसोर्स भी पैदा हो जाता है, एफिशिएंसी भी आ जाती है, स्पीड भी आ जाती है, लेकिन जो लोग रेगुलर ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड कर रहे हैं, बस उन्हीं को नहीं मिलता। अलीमा भी खाली नहीं थी, और लोग थे बहुत सारे, उनको डिजास्टर को भिजवाना भी चाहिए था। वो तो ये तो नहीं कि उनको ना भिजवाते, यहाँ पर भी भिजवाना चाहिए था। और देखे ना, अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होंगे सवात के एरिया में, वो चला जाता कोई और उधर से जो है वो रेस्क्यू करवा लेते। तो और बड़े इदारे हैं, लेकिन चूंकि वो गरीब लोग थे, उनकी आवाज नहीं थी। असल बात तो ये, असल जुल्म तो यही है ना पाकिस्तान। अब फवाद, कल एक अहम फैसला आया, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तब्दील हो गया है, मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गई, 2 इत्तेहाई अक्सरियत भी मिल जाएगी। अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस रह गई है? क्योंकि व्हेन आई स्पोक टू रेलेवेंट पीपल, उन्होंने कहा कि अब पीटीआई के पास कोई लीगल ऑप्शन मौजूद नहीं है। देखिए, ये बात ये है कि लीगल क्या स्पेक्ट्रम क्या तब्दील हुआ, वो तो पहले ही यही चल रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब उन्होंने करवानी थी, 26वीं आईनी तरमीम जो थी, उस वक्त तो ये लोग मौजूद नहीं थे, फिर भी करवा ली थी। सो इशू ये नहीं है कि कोई नंबर से क्या फर्क पड़ना है, क्या नहीं पड़ना है। द प्रॉब्लम इज पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। देखिए ना, दूसरी तरफ हुकूमत ने जो भी है, उन्होंने जैसे भी किया है, कुछ भी किया है, उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात अपने जो हैं वो रिन्यू कर लिए हैं, चीन से रिन्यू कर लिए हैं, तुर्की से, यूएई से। दूसरी तरफ पीटीआई का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो तो एक बहुत क्राइसिस में हमें अब नजर आ रहा है। उसके बाद जो उनके जो पॉलिटिक्स की जो एक समझिए कि जो होनी चाहिए थी वो पीटीआई में है नहीं। वहाँ पे वकीलों को लाके बिठा दिया है जिनको ना सर का पता है ना पैर का पता है। वो रोज कोई केस फाइल करते हैं और उसके बाद सारी पार्टी शुरू हो जाती है कि नहीं यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा। वो समझते हैं कि जज के सामने तकरीर करने से जो है वो बड़ा हमारे नंबर बन जाएंगे। इस तरह तो नहीं होता। आप देखिए, जब पनामा का केस शुरू हुआ था, इमरान खान को बड़ी जल्दी जागने वाले शख्स नहीं है, लेकिन आप उस वक्त इधर थी, इस्लामाबाद आप कवर कर रही थी। आपको याद होगा हर सुबह 9 बजे इमरान खान जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे, कोई पेशी उन्होंने मिस नहीं की। फिर वो बाकायदा प्लान करते थे कि आज बात क्या करनी है, आज हमने बाहर क्या बात करनी है। एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, पूरी एक तरीके से बयानिया बनाया जाता है। ये मुकदमे इटसेल्फ कुछ नहीं होते, ये नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पीटीआई मिजरेबली फेल्ड अगेन कि इस मौके को इस्तेमाल करे। फिर उनमें जो कौन और सियासी जमात होगी इतनी अक्लमंद के जो अपना मीडिया सेल तो बंद कर दे कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं है और वो वकीलों को उठा के पैसे दे दे। यानी जैसे इमरान खान ने बाहर जो है उनको वकीलों ने लेके आना है। तो देखें इस पे अब हम तो इतने अरसे से कह रहे हैं कि पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है वो एक बड़े बहरान का शिकार है। और वो जब तक इमरान खान मौजूदा टीम को तब्दील नहीं करते, पॉलिटिकल लोगों को सामने नहीं लाते, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि तरीके इंसाफ के अंदर जो है कोई रत्ती भर भी ये चांस है कि वो कोई रेजिस्टेंस बना सके। ठीक है फवाद, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजुल नासिर पीटीआई के एहतियाती हैं। उन्होंने ये मशवरा दिया है कि पीटीआई को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ऐसे वक्त में जहाँ पे ऑलरेडी बज़ाहिर लीगल ऑप्शंस नहीं है, पार्लियामेंट्री पीटीआई इज़ नो मोर। केपी की असम्बली से भी इस्तीफ़ा देना एक वाइज पॉलिटिकल मूव है? ये पॉलिटिकल विड्रॉल ठीक लग रहा है आपको? देखिए जी, अल्टीमेटली पीटीआई ने इस्तीफा तो देना ही है। जब भी इमरान खान ने इलेक्शन की आने, जिस तरह से उनको दीवार से लगाया जा रहा है, इस्तीफा देने के अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन बचेगा भी। अब ये 9 मई के केसेस आ जाने हैं, इनमें वैसे ही वो इतने एमएनएस को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो अगर आप नहीं भी दे रहे तो उन्होंने वो ले लेने हैं। क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उनको परवाह ही नहीं है, ना पब्लिक ओपिनियन को इशू रखती है, ना आइन कानून मोरालिटी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो सिर्फ इस वक्त जो है वो डंडे के ऊपर ही हर चीज चलाना चाहते हैं, तो उसमें वो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो डिस्क्वालीफाई होने से पहले खुद रिजाइन करते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा बेहतर है। लेकिन देखिए, असल प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई अकेली है। आप ये इस्तीफा तब दें जब जेयूआई भी आपके साथ हो, जब आपके साथ बाकी सियासी जमातें भी हों और आप अपोजिशन जो है वो तकरीबन खाली हो जाए, फिर ये बहुत इम्पैक्ट इसका आ सकता है।
JUI और PTI अगर मिलके रिजाइन कर दें असम्बलियों से, फिर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। अभी फिलहाल इम्पैक्ट उस तरह का शायद नहीं बनेगा, इसलिए PTI को पहले सिर्फ एक ही कोशिश करनी है, और वो ये है कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन सके। इत्तेहाद तो फवाद बना हुआ है और वो फॉर सम रीज़न इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब से इमरान खान जेल गए हैं तब से तहरीक इंसाफ एक जगह पे स्टक हो गई है। इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हासिल नहीं कर पाया, कोई कामयाब एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई जा सकी, अपोजिशन को उस तरह से साथ नहीं मिलाया जा सका जैसे PTI चाहती है। गलती वही हो रही है जो अभी आप कह चुके हैं कि पॉलिटिकल लोग सामने नहीं रहे, या इसके अलावा भी कोई और गलती है? देखो ना, इसके अलावा तो जो आइन और कानून नहीं रहा मुल्क में, तो जाहिर है जो रियासती जबर है, जो रियासती एक जुल्म है, वो तो हमारे सामने ही है। वो तो जाहिर है हो ही रहा है। नॉर्मल पाकिस्तान में पॉलिटिक्स तो है नहीं, लेकिन उसके अंदर जो है आपने जब उसका मुकाबला करना है तो फिर उसके लिए आपको अकेले की बजाय आपकी स्ट्रेटजी होनी ये चाहिए कि आप एक से ज़्यादा हो, और उसके अलावा आपके पास फिर ऑप्शंस बचते नहीं। आपने अगर बातचीत भी करनी है तो अकेले बातचीत का फ़ायदा नहीं है, आपको सारी अपोजिशन को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। इस्तीफे भी देने हैं तो सारी अपोजिशन को मिलकर देने चाहिए, फिर उसका जो है वो इम्पैक्ट बनेगा। अभी फ़िलहाल तो खान साहब को मेरा तो यही गुजारिश है, पहले भी मैंने की है, कि आप अपनी मौजूदा लीडरशिप को चलिए, आप कितना और टाइम देना चाहते हैं? इन्हें 3 महीने और दे दें, इन्हें आप 6 महीने और दे दें, इससे ज़्यादा आप क्या इनको दे सकते हैं? आप 2 साल से जेल में हैं, कोई ना तहरीक बन सकी, ना अलायंस बन सका, ना कोई प्रेशर आ सका, ना कोई इंटरनेशनल प्रेशर आ सका। जी फवाद, आप ऐसे एग्री करते हैं कि इमरान खान माइनस हो गए हैं? क्योंकि आपकी ओपिनियन तो बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आ रही है। नहीं, देखिए ना, वो अलीमा बीबी तो चूंकि मास्टर ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये बात उनको पहली बात तो कहनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, माइनस तो तब हो इमरान खान जबकि पार्टी की भी कोई वर्थ हो। इस वक्त इस पार्टी की ना कोई वर्थ है, ना कोई, लेकिन कोई भी आप जाएंगी बाहर, लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग PTI के साथ नहीं है। 70% पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है, PTI के साथ नहीं खड़ा। और ना ही इन लीडरशिप की, फॉर एग्जांपल जितने भी ये सारे लीडर हैं, सलमान अकरम राजा हो गए, अपना गौहर है, असद कैसर साहब है, बाकी लोग हैं, वो खुद भी ये कहते हैं कि हम इमरान खान के नाम के बगैर हम तो कौंसलर भी नहीं बन सकते, और वो ठीक कहते हैं। और इसी वजह से पार्टी की कोई अहमियत ही नहीं है। तो माइनस पार्टी ने इमरान खान को क्या माइनस करना है? इमरान खान जब चाहेगा पूरी पार्टी के लोगों को फारिग कर देगा, नए लोग लगा देगा, वो नए लोग जो हैं वो पार्टी चलाएंगे। इमरान खान को माइनस करना, लेकिन फवाद हम ये तो विटनेस कर रहे हैं ना कि अलीमा खान और PTI के अंदर से भी कुछ खवातीन, और फिर अली अमीन गंडापुर और फिर अलीमा खान के दरमियान भी एक रिफ्ट है जो आपने देखा। इससे नुकसान तो हो रहा है PTI का, जिसकी वजह से कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी नहीं बन पा रही। आप जो भी एतराज़ात कर रहे हैं, आपका इसके पास शॉर्ट टर्म हल क्या है? एज लॉन्ग एज इमरान खान जेल में है, शॉर्ट टर्म हल क्या है? शॉर्ट टर्म हल यही है कि इमरान खान, आरिफ अलवी, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और जो 2-3 लोग पॉलिटिकल लोग हैं उनको कमेटी में डालें। इनको वो जो है वो ज़रा फ्री हैंड दें। इन लोगों को जो मूवमेंट है, अगर तहरीक चलानी है, वो अलीमा बीबी और उज़मा बीबी और नौरीन बीबी ही लीड कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो फैमिली के साथ जाते हैं। तो तहरीक लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होनी चाहिए। आज खुद वो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। आपने एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसका एक हिस्सा तहरीक भी होगा, वो अलीमा बीबी चला लें। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो पॉलिटिकल लोग ही बना सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो अवेलेबल लोग हैं, अगर आप लोगों ने, अगर हमें नहीं डाल सकते, असद उमर को नहीं डाल सकते, मुझे नहीं डाल सकते, बाकी लोगों को नहीं जो है वो डाल सकते, तो फिर ये जो 3 लोग हैं, मेरे ज़हन में यही आया कि दे आर सीनियर इनफ कि जो इस चीज़ को आगे लेके चल सकते। फवाद, कल DG ISPR ने भी कहा कि सियासतदानों को चाहिए कि सियासी लीडरशिप से बात करें, और 9 मई के बाद हमेशा से इनका यही मौक़िफ़ रहा है। लेकिन PTI सियासी क़यादत से बात नहीं करना चाहती, और इसी एटीट्यूड की वजह से डेडलॉक भी ख़त्म नहीं होता। कोई थर्ड ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है? ये बात तो देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यही होना चाहिए। जब तक एक नेशनल अलायंस नहीं बनता सियासी जमातों का, उस वक्त तक हुकूमत से बातचीत होना बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख्याल में तो एक इंक्लूसिव बातचीत होनी चाहिए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो।
पहले मरहले में बहरहाल ये मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमती अलाइंस और अपोजिशन अलाइंस में होने चाहिए ताकि थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए। अब शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग रिहा हों, महमूद रशीद, एजाज चौधरी जैसे लोग रिहा हों, ताकि ये लोग एक जो है वो माहौल बना सकें बातचीत का। फवाद, पीटीआई के सोशल मीडिया का भी बड़ा नेगेटिव रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग ब्रिजेस विद एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो ऑफिशियल अकाउंट्स है, जैसा कि वीडियोस जो मवाद आता है, उसको क्या ज़रूरत है पीटीआई को ये करने की? पीटीआई ऑफिशियल मीडिया तो बुरी तरह नाकाम हुआ है। एक तो उन्होंने वो भी अपने सर ले लिए ब्लेम जो उन्होंने मतलब जिसमें वो शामिल नहीं भी थे, जो पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स चलाई जाती हैं पाकिस्तान में लीडरशिप के खिलाफ, मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, दैट इज एब्सोल्युटली इन टेरिबल टेस्ट। और वो पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं चलाता, लेकिन दे हैव नॉट डन इनफ अपने आप को उनसे अलहदा करने का, जिसको बहुत नुकसान पहुंचा है तहरीक इंसाफ को, जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको, और बहुत सारे लोग बददिल हुए हैं। और अब तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो इसलिए भी एक्टिव नहीं होना चाहते। वो कहते हैं कि हम एक्टिव होंगे तो सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो हमें गालियां निकालते हैं। सो ये पीटीआई के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अब्यूजिव अकाउंट से खुद को अलहदा नहीं कर सका। और एक्चुअली वो तमाम अकाउंट्स जो अब्यूज में मुलव्वस हैं, पीएमएलएन में तो खैर बिल्कुल ही शर्म हया नहीं है ना, वहाँ तो मरियम नवाज खुद ही फॉलो कर रही होती हैं सबको। लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया था वो बहुत बड़ा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसमें बड़े लायक लोग जो हैं वो उनको बैठे हैं। एटलीस्ट जब उसको हम लोगों के साथ था तो बड़े लायक लोग उसमें चलाते थे, बनते थे। अब वहाँ पे बड़ी नॉन सीरियस किस्म की एक ट्वीट्स और चीज़ें आती हैं। बस आज सुबह मैंने देखा अहमद नूरानी का उन्होंने जो है वो चलाया था। बहुत ही मैं समझता हूँ बुरी और घटिया बात है कि आप अपने मुल्क के जो आर्मी लीडरशिप है या जो लीडरशिप है उसके ऊपर इस तरह के जो है वो वीडियोस और क्लिप्स चलाएं। नहीं करना चाहिए। ठीक है फवाद, शॉर्टली बताइएगा कि आपने ये तो कहा कि पीटीआई को चाहिए कि अगर जेओआईएफ उसके साथ मिलती है तो बिल्कुल रिज़ाइन करें केपी असम्बली से, लेकिन आपको लगता है कि इसके चांसेस हैं कि केपी गवर्नमेंट में एक बाकायदा तब्दीली रूनुमा हो सकती है? केपी गवर्नमेंट में तो अली अमीन गंडापुर साहब को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए ना, वो एक वादे पे आए थे कि हम इमरान खान को रिलीज कराएंगे, आप इमरान खान को रिलीज नहीं करा सके। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। वो तो उनको चिमट तो नहीं जाना चाहिए ना। अब वो कोई उनकी गवर्नेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपने शुरू में जो गवर्नेंस के ऊपर बातें की हैं, देखिए उनकी कोई उनका वो है नहीं है। उनको चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि हिस्ट्री में उनका नाम रहे, ही शुड रिजाइन एंड उसके बाद नया आदमी नॉमिनेट करना चाहिए पार्टी को यहाँ से आगे ले जाने के लिए। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन किया आबिद ज़ुबैर साहब ने, जो कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। कल एक बड़ा अहम फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मिक्स्ड रिस्पॉन्स पे आ रहा है। जिनके हक़ में गया फैसला वो डेफिनेटली इसके बेनिफिशरी हैं, वो उसको सही करार दे रहे हैं और ये भी समझते हैं कि कानून की फ़तह है। लेकिन एज ए लीगल माइंड आपका इस पे पहला रद्द अमल क्या था? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत एक गलत फ़ैसला आया है और एक लार्जर बेंच का फ़ैसला एक छोटी बेंच ने रिव्यू कर दिया और उसका असर इस मुल्क पे बहुत पड़ेगा। और जिन जमातों में ये तकसीम की जा रही हैं पीटीआई की रिज़र्व सीट्स, उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है पार्लियामान के अंदर प्रोविंशियल असेंबली में, उससे ज़्यादा उनको अब सीटें दे दी जाएंगी। क्योंकि आप देखिए ये जो पीटीआई के जो लेजिस्लेचर्स हैं ये इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने उन जमातों में तो शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो नेचुरली अगर आप जो बेसिक लॉ तो ये कहता है कि जो आप इलेक्शन के बाद जो आज़ाद अरकान होते हैं वो 3 दिन के अंदर उन्हें किसी जमात को शामिल होना होता है, किसी जमात में, और उस जमात का उन आज़ाद
मरकान को मिला के जो शेयर बनता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, वो सीटों के हकदार होते हैं अक़लियतों के और ख़वातीन की। तो यहाँ तो उनकी सीटें ही इतनी नहीं है, लेकिन उनकी जो सीटें बनती थी वो उठा के दे दी गई हैं। और मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती हुई है अवाम के साथ और उन अवाम के मैंडेट के साथ। मैं समझता हूँ ये फ़ैसला बड़े हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे हमारी मुल्क की अदालती तारीख़ में मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान का केस है, 200 का केस है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है, बल्ले का केस है। ये सब बड़े फैसले हैं जिन्होंने इस मुल्क के अदल के सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक माइनॉरिटी बेंच ने एक मेजॉरिटी बेंच का फैसला रिव्यू कर दिया और रिव्यू के बाद आप देखिएगा जो मेन मकसद होगा अब इनकी क्या असर क्या होगा। केपी के पूरी शक्ल बदल जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की। अब देखना है कि वहाँ उनको कितनी सेनेट की सीट्स किस तरह से मिलती हैं और केपी की असेंबली में क्या उसका असर पड़ता है। लेकिन जो पार्लियामान है उसके अंदर तो आपने बाकी जमातों में इनकी सीटें को तकसीम करके ख़वातीन और अक़लियतों को उनको 2/3 अक्सरियत दे दी, जिसके साथ अब वो आइन को तब्दील कर सकते हैं। पर आइन के अब्बर जो हम समझ रहे थे, जिसका हमें ख़तरा था, और मुझे लगता है कि होगा कि 27वीं तरमीम भी आएगी और फर्दर और हमारी जो अदलिया है उसके ऊपर और कदगन लगाया जाएगा। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ। जी आबिद साहब, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे नुकात हैं जिसके ऊपर आपका मुझे रद्द-ए-अमल चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कहाँ गलती हुई है? इस केस को मिस हैंडल किया गया क्योंकि बाद में उन्होंने कहा कि हमें एतमाद नहीं है, लेकिन अभी आई वॉज गोइंग थ्रू देयर रिएक्शन। तो प्रीवियसली पीटीआई के जितने वकला हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ उनकी पार्टी के अंदर से है या प्राइवेटली हैं, उन्होंने इस बेंच पे एतमाद का इजहार किया था। तो सर अब पीटीआई से खुद गलती कहाँ हुई है? देखिए, मैं नहीं समझता कि उन्होंने एतमाद किया होगा। आपको याद होगा इनके पीटीआई के या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो बुकला थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन आपको याद होगा दी थी कि जी ओरिजिनल जो बेंच है जिसके अंदर जो ऑथर जजेस हैं, ख़ास तौर पे जो और जजेस थे इस बेंच का हिस्सा थे, रिव्यू उनके सामने ही लगना चाहिए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जज साहिबान शामिल थे। वो इनकी एप्लीकेशन उन्होंने मुस्तरद कर दी थी और कहा था 26वीं आइनी तरकीब के बाद अब ये केस जो है रिव्यू भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी। पहले ये बेंच आपको याद होगा 13 जजेस में था, फिर वो 3 जजेस जो थे, 2 जजों ने तो पहली तारीख को ही डिसमिस कर दिया था ये रिव्यू, अब फिर 11 रह गए। और आपने कल देखा, कल एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने आप को इससे अलग कर लिया इस बेंच से। 9 या 10 जजेस रह गए। अब पता है 13 जजेस का फैसला अब 9 या 10 जज उसको बैठ के रिव्यू कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये पहली 2 जजेस ने जब डिसमिस कर दिया था तो बेंच जी आबिद ज़ुबैर साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हामिद खान खुद इस केस में वकील थे, उन्होंने दलाइल भी दिए और बाद में टीवी इंटरव्यूज़ में भी कहा कि 13 रुकनी बेंच का फैसला 11 रुकनी या 10 रुकनी बेंच नहीं कर सकता। सलमान अकरम राजा भी यही बात करते रहे। अब आप ये बताइएगा कि आप भी यही जिक्र कर रहे थे, रिव्यू पिटिशन में ये सुना जा सकता है केस? नहीं, देखिए रिव्यू तो एक पार्टी का हक होता है, कोई किसी के खिलाफ फैसला आ जाए तो उसका हक होता है कि वो रिव्यू दाखिल करे। लेकिन रिव्यू के जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, उसके तहत रिव्यू के वही इक्वल स्ट्रेंथ के जजेस सुनते हैं। अब फर्ज करें ऑथर जज जो थे वो रिटायर हो जाते हैं तो उसकी जगह कोई और आके सुनेगा, लेकिन बेंच की स्ट्रेंथ जो होगी, जो बेंच के नंबर होंगे वो उतने ही होने चाहिए। क्योंकि आप एक लार्जर बेंच का एक छोटी बेंच कैसे रिव्यू कर रही है? इक्वल बेंच कर सकती है, बड़ी बेंच कर सकती है, लेकिन एक छोटी बेंच तो नहीं कर सकती। सबसे बड़ा ये इशू है। और फिर भी आप देखिए उसमें भी स्प्लिट डिसीजन है 7:5 और आप देखिए वहाँ मेजॉरिटी का एक फैसला। देखिए बेंच का फैसला चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, बेंच का फैसला पूरे जजेस की स्ट्रेंथ पे जाता है। 12 जुलाई का जो पिछले साल फैसला था वो 13 जजों का फैसला होगा, चाहे जिसमें उसमें माइनॉरिटी भी होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत वो पूरे जजेस का। तो 13 जजों का फैसला 10 मेंबर बेंच कैसे रिव्यू कर सकता है? एक तो ये बेसिक उसमें ये सवाल था। और फिर देखिए जो उसका फैसला था, जो उनमें से बातें की गई थी कि आपने एक इशू, सीरियस इशू है हमारे मुल्क में कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। वो भी इशू है कि इलेक्शन क्या हमारे यहाँ आज़ादाना मुनसिफाना हुए थे या नहीं, उस पर अभी सीरियस डिबेट है उसके ऊपर। फिर आप देखिए कि इनकी सीटें उनसे ले ली गई थी, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट के खुद जज, जो ऑथर जज थे बल्ले के डिसीजन में, पिछले चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा मेरा तो ये फैसला ही नहीं था, मैं तो सिर्फ उनसे सिंबल लिया था, ये थोड़ी कहा था इनको आज़ाद कर दो।
इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाँ गलती जहाँ आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ उनसे हुई जब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो पार्टी थी उसका कोई वजूद ही नहीं था पार्लियामान के अंदर, और पार्लियामान वजूद नहीं था, उनके हामिद रजा साहब जो थे वो एक आज़ाद हैसियत से लड़े थे तो वहाँ उनसे, लेकिन पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कवर किया कि देखिए ये गलती, क्योंकि ओरिजिनल ऑर्डर गलत था, तो ये गलतियाँ जो बाद में पीटीआई के इन अरकान से हुई उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये गलतियां उनको करने में मजबूर हुए बिकॉज इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। अगर इलेक्शन फैसला गलत था तो उसके ऊपर जो भी बाद में फैसले होते हैं वो सब कलअदम हो जाते हैं। इस वजह से उनको ये सीटें दी गई, उनको कहा गया कि आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर लें। लेकिन चले ये भी मान लेते हैं कि जी उनसे गलती हुई, जैसे आपने फरमाया कि उनसे गलती कहाँ हुई, ये गलती हो गई उनसे। दूसरी बात है जी उन्होंने गलती की, उन्होंने लिस्टें नहीं दी थी जो एक अंडर द इलेक्शन एक्ट या रूल्स के अंदर उनको देनी होती हैं अपने रिजर्व सीट्स के लिए, सीटें रिजर्व सीट्स के लिए। लेकिन जो इशू है कि क्या उन्हें फहरिस्तें फराहम नहीं किया। जुबैर साहब अब लीगल ऑप्शंस क्या है पीटीआई के पास? नहीं, इस सब के बाद लीगल ऑप्शंस क्या है? नहीं मैं उस पर भी आता हूँ, मुकम्मल कर लूँ अपनी बात आपकी इजाज़त से। उसने देखिए जो बात है कि क्या ये कहाँ से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कि आपने वो सीटें उन जमातों में तकसीम कर दी जिनकी अददी स्ट्रेंथ जो है पार्लियामान में वो उसको इजाज़त ही नहीं देती। तो ये जो हुआ मैं समझता हूँ ये उससे भी ज़्यादा, अगर उनसे गलती हुई तो यहाँ तो मैं समझता हूँ आईन और कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हुई है बाय द ऑनरेबल बेंच कि जिन्होंने उनकी तकसीम कर दी सीटें उन लोगों को। जाहिर बात वो लोग तो खुश होंगे, उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई। अब उनको आराम से वो जो तरमीम करना चाहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जिस तरह उन्होंने पहले ही 26वीं तरमीम में ख़त्म कर दिया, उसको और ख़त्म कर देंगे जो हमारा 73 का आइन था। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास लीगल ऑप्शन तो कोई नहीं है, क्योंकि रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं होता, क्यूरेटिव रिव्यू भी नहीं होता हमारे मुल्क के अंदर। तो इनके पास यही है कि वो अवाम के पास जाएं, अवाम से ले। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इस वक्त तो मेरे ख्याल से लीगल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि वो सोचें कि क्या हो सकता है कि क्या वो सोचें इस बात पे कि क्या वो केपी के असेंबली को डिसॉल्व कर दें। देखिए ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो तो सवाबदीद चीफ मिनिस्टर की होती है, फिर से इलेक्शन वहाँ हों। लेकिन उसका भी बुरा एक्सपीरियंस है कि पिछले आप देखिएगा कि ये आप देखें सबसे बड़ी ज्यादती इस मुल्क में क्या हो रही है कि 12 जुलाई का फैसला आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और वो फैसला जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो रिव्यू हो गया। ये इससे बड़ा जोक हो सकता है हमारे मुल्क में, मजाक हो सकता है आईन और कानून के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना ना जाए और उस ऑर्डर को रिव्यू करें। जुबैर साहब ये बताइएगा कि हमने पहले भी देखा है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग के मखसूस नशिस्तों के मेंबरान से हल्फ नहीं लिया था। ये एक रिएक्शन था उनकी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन अब 26 के बाद क्या चीफ जस्टिस हल्फ ले सकते हैं? नहीं, मैं नहीं, हल्फ तो उन्हीं लेना होता है। लेकिन पॉइंट इज दैट अभी पहले तो इनको अब देखिएगा, आप देखें 12 जुलाई से आज तक वो जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई जो सुप्रीम कोर्ट की थी, और वो रिव्यू हो गई। लेकिन आप देखिएगा कल में वो इलेक्शन कमीशन कल नोटिफिकेशंस कर देगा इन लोगों की, क्योंकि अब तो क्योंकि हुकूमत हाइब्रिड सिस्टम, खुद मिनिस्टर्स कहते हैं हमारे यहाँ हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। हाइब्रिड सिस्टम के तहत उनको यही फैसला चाहिए था, फैसला आ गया कि जी कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर वो अगर वो होंगे तो आईन और कानून के तहत उनको हल्फ लेना पड़ेगा उससे। अगर वो नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आपको याद होगा पिछले ज़माने में भी एक हुआ था कि जब किसी ने हल्फ जो पंजाब असेंबली वगैरह में तब हल्फ लेने मना किया था, तो कोर्ट ने एक फिक्स कर दिया था कि ये शख्स ओथ लेगा उनसे। ठीक है जुबैर साहब, क्या आप इसलिए भी कह रहे हैं कि 27th अमेंडमेंट हो सकती है क्योंकि इस सब के बाद हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस होंगे और फिर सेनेट में भी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी। इस वजह से आपको लगता है कि 27वीं तरमीम करना गवर्नमेंट के लिए आसान है? बिल्कुल ये सीटें मिलकर उनके पास 2/3 अक्सरियत, 2/3 टोटल मेंबरशिप में होती है ना, 2/3, तो ये दोनों मिला के होंगी, तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके पास जो अगर ये तकसीम होगी, जो तकसीम नज़र आ रही है ये सीटों की, तो उनके हुकूमती इत्तेहाद के पास ये 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, विच इज़ 66%। तो वो अपने आराम से अपनी कोई भी तरमीम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ आप देखें 26वीं तरमीम का केस आज तकरीबन 6-7 महीने से पेंडिंग है, वो आज तक नहीं लगा। अब मेरे ख्याल से वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि अब 27वीं तरमीम आ जाएगी, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, प्रोग्राम में ज्वाइन। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राजा खालिद महबूब साहब, एडवोकेट, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राज साहब, मुख्तलिफ तरह की आरा आ रही हैं मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, एक बड़ा फ़ैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहा। नशिस्तें PTI से वापस लेके अब इत्तेहादी हुकूमत में बढ़ जाएंगी। ये भी समझा जा रहा है कि PTI अब एक पार्लिमानी जमात ही नहीं रही है रिज़र्व सीट्स के जाने के बाद। ये जस्टिफाइड है और क्या मॉरली भी गवर्नमेंट को और इत्तेहादियों को ये सीटें ले लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल बात इस तरह से है कि जो फैसला था, जिस फैसले को रिव्यू किया है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो फैसला हुआ था, बेंच था जिसके सरबराह थे मंसूर अली शाह साहब जुलाई 2024 में। अब उस फैसले का अगर जायजा लिया जाए तो देखिए आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो वाज़े तौर पे ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उन लोगों को दी जाएंगी, उन पार्टीज को दी जाएंगी जिन्होंने अपनी कोई लिस्ट वहां पे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है विद रिगार्ड टू द रिजर्व सीट्स। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने वाले लोग हैं, दे मे जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 days। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के रूबरू ना तो PTI पार्टी थी, ना ही वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पार्टी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने पिटीशन फाइल की सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के सामने, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील में गए। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात सुन लीजिए कि जो SIC सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, तो उसकी सूरत हाल ये थी कि उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की और वो इलेक्शन एज अ पार्टी उन्होंने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया था। इवन जो पार्टी के सरबराह थे हामिद रजा साहब, वो भी इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे PTI ने वही गलती की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उसके मेंबर चले गए एफिडेविट देकर कि जी बाई चॉइस हम ज्वाइन कर रहे हैं। जी राज साहब, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और ये कानूनी बहस है जो पिछले 1-1.5 साल से हम सब कर रहे हैं। नशिस्तें की फहरिस्त पर प्रोवाइड करनी चाहिए थी, SIC ज्वाइन करने से पहले ठीक से सोचना चाहिए था, फरीक बनना चाहिए था कोर्ट में। ये सारे वो लीगल पॉइंट्स हैं जिससे बार बार बहस हो रही है और बहुत से एग्री भी करते हैं। लेकिन सर, जिनको बट रही हैं ये रिजर्व सीट्स, क्या वो जस्टिफाइड हैं? क्या ये बात ठीक है कि MNA आपका एक है, रिजर्व सीट से आपको 3 मिले? क्या वो ठीक बट रही हैं? उसमें आप वो जायज़ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मसला ये है कि हाउस को खाली छोड़ा नहीं जा सकता। हाउस इनकम्प्लीट है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान भी, जो KP की असम्बली है, पंजाब असम्बली है, जितनी भी असम्बलीज हैं अगर देखा जाए तो वो इनकम्प्लीट है। हाउस कंप्लीट नहीं हुआ। उससे जब आप PTI हकदार नहीं है, चूँकि PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं मिला, फिर PTI ने यह किया कि आपने लोगों को कह दिया कि आप SIC को ज्वाइन करें। SIC ने लिस्टें भी प्रोवाइड नहीं की थी अपने रिजर्व सीट्स के लिए। फिर SIC को पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, यानी पार्लियामेंट के अंदर उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। उसे ज्वाइन करना गलत फैसला था। अब दोनों को नहीं मिल सकती तो क्या फिर हाउस को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाएगा, इसी तरह इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता। फिर हाउस को कंप्लीट करना होता है, हर सूरत में उसका जो नंबर है वो मुकम्मल करना होता है। फिर जो जिन लोगों की लिस्टें थीं असम्बली के अंदर, सपोज इसी तरह आप देखें कि PTI अगर ना होती, यानी इलेक्शन में ना होती, उसके मेंबर्स भी ना होते, फिर क्या सूरत बननी थी? फिर ये था कि अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी के कुछ चंद लोग हैं, वहाँ पे JUI के चंद लोग हैं, वहाँ पे अगर ANP के कुछ लोग हैं, तो वो सीटें उन पे तकसीम होनी थी, फिर उन्हें ज़्यादा सीटें मिलती। तो इसीलिए ये चूँकि प्रोपोर्शनल जो नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है, उसकी बुनियाद पे ये सीट्स एलोकेट होती हैं। तो लिहाजा उसी की बुनियाद पे जो पार्टीज़ हाउस के अंदर हैं उन पे ये तकसीम होंगी। फार्मूला यही है, तरीक़ेकार भी यही है। ठीक है सर, ये तो आपकी बात मुझे एक्चुअली बहुत कन्विंसिंग भी लग रही है एज ए जर्नलिस्ट कि आप हाउस को किसी भी तनाज़े की वजह से हाउस को खाली नहीं छोड़ सकते, और अब चूंकि एक फैसला आ गया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन आप खुद चूंकि कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये हम तवातर से देख रहे हैं कि बड़ा फ्रीक्वेंटली
एक्सपेक्टेड फ़ैसले आते हैं, पता होता है कि मुतवक्की फ़ैसले आते हैं, मुतनाज़े होते हैं बाद में, लेकिन पता होता है कि ये आएंगे, ऐसा क्यों? हाउ कुड मोस्ट ऑफ अस जज के क्या फ़ैसला आने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा बतूल, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं बिल्कुल कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अर्ज़ करता चलूँ, और कल भी बहुत सारे चैनल्स पे मैंने बात की, PTI के जो वकला थे उनकी मौजूदगी में बात की, इसका किसी के पास कतन कोई जवाब नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए एक रिलीफ तख्लीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ये प्रीरोगेटिव है किसका, ये डोमेन किसका है? वो पार्लियामेंट का है कि लॉ मेकिंग करे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। इट इज़ द प्रीरोगेटिव और एंड जुरिस्डिक्शन वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। ठीक है, ये अदलिया को अख्तियार नहीं है। अदलिया इज आल्सो क्रिएशन ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अदलिया को भी वही अदारा तख्लीक करता है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ तख्लीक किया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए। इसके जो मुज़मरात थे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनके फार रीचिंग इफेक्ट्स होने थे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये करार दिया कि जो लोग बयान हल्फी दे चुके हैं और SIC को ज्वाइन कर चुके हैं, वो PTI को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये है कि एक तो आपने हलफ से रूगर्दानी का दर्स दिया, डेविएशन का दर्स दिया, दूसरा आपने हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खोल दिए कि कोई भी मेंबर किसी वक्त भी एक पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अगर उसे कोई मनफियत बख्श किस्म की ऑफर आती है गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन क्या राजा साहब डिफेक्शन क्लॉज अंडर आर्टिकल 63A ये दोबारा इम्प्लीमेंट हो सकता है? मखसूस नशस्तें 77 सीट्स री एलोकेट होंगी, रिकैलकुलेट होंगी, 22 ख़ास तौर पे डिवाइड होंगी। इन द मीन वाइल कुछ ऐसा आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है PTI के लोगों की तरफ से जो कि आर्टिकल 63A के नीचे आए? नहीं, देखिए ना, डिफेक्शन तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, चूंकि इसलिए कि PTI का कोई मेंबर नहीं जा रहा। ये सीट्स तो जो रिजर्व सीट्स हैं जो मुझे मिलनी थी वो आपको सपोज मिल गई, आप एक पार्टी की नुमाइंदा थी, मुझे कोर्ट ने कहा कि यू आर नॉट एंटाइटल फॉर दैट, तो वो मैं नहीं गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं समझता था कि मुझे मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल गई। चूंकि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर रखी थी, आपने सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, आप एक प्रोसेस से गुजरते हुए उसके लिए एंटाइटल हुई, तो इसमें डिफेक्शन वाली बात नहीं है। डिफेक्शन तो तब बहुत शुक्रिया, आपने राजा खालिद महमूद फॉर्मल प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।